हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 24 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। ठीक है मेरे भाई। पहला सवाल ये बोलता है कि ए आउल इज ए बर्ड। पढ़ते पढ़ते आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे क्या एरर है। आपसे पूछ रहा है पहला सवाल कि कहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन में कंटेन करता है एरर को। आप देख सकते हैं कि आउल में ओ जो है आपका वॉवेल है, तो हम क्या बोलेंगे, वॉवेल के पहले ए नहीं बल्कि हमको एन यूज करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। तो पहला सवाल बेहद ही आसान था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या बोलते हैं? विद हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस। मतलब हार्ड वर्क से, कमिटमेंट से और प्रॉपर गाइडेंस से शिवराम हैज बिकम ए आईपीएस ऑफिसर। फिर से आप देखो यहाँ पे आईपीएस जो है यहाँ पे वॉवेल को डिनोट करता है, तो ए की जगह पे क्या यूज करेंगे मेरे भाई? एन यूज करेंगे। तो पहला दोनों सवाल इतने गंदे आर्टिकल के सवाल कि आप खुद ही देख लो कितना आसान सवाल था ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ यू विल कम ऑन टाइम। इफ यू विल कम ऑन टाइम। ठीक है। द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ यू विल कम ऑन टाइम। आपको पता होगा मेरे भाई कि अगर इफ जो होता है ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए होता है, और कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इफ यू विल को हटा दो, इफ यू कम ऑन टाइम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अगर इफ एक कंडीशनल सेंटेंस के बाद आता है तो उसमें क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट, और अगला जो होता है क्लॉज उसमें क्या लगाते हैं? फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं। पता है आपको? तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? इफ यू कम ऑन टाइम, अगर तुम टाइम पे आ जाओगे तो क्या होगा? टीचर तुमको पनिशमेंट कभी नहीं देगी। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, पहला बोल रहा हूँ। फोर्थ पे आते हैं। इफ सी एक्सरसाइजेस डेली, इफ सी एक्सरसाइजेस डेली, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर इफ कंडीशनल हो तो क्या आता है मेरे भाई? सिंपल प्रेजेंट आता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था 3 नंबर में। वो चीज यहाँ भी सेम सप्लाई हो रखी है। मतलब इस वाले पोर्शन में कोई एरर नहीं है। ठीक है। इफ सी एक्सरसाइजेस डेली, सी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। फिर वही बात मैंने पहले भी दोहराया था। मतलब ये सेम कंसेप्ट को 3 वाले को 4 में रिपीट कर दिया। मतलब एक क्लॉज में अगर सेंटेंस के किसी एक पार्ट में अगर तुमको इफ वाला सेंटेंस मिले, मतलब कंडीशनल मिले, तो उसके संग जो आएगा सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। वो क्या आएगा मेरे भाई? सिंपल प्रेजेंट में आएगा। और जो नेक्स्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर में होगा। सिंपल फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे वुड जो है एक पास्ट टेंस को डिनोट करता है, तो क्या बोलेंगे? वुड नहीं बल्कि सी विल रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। ठीक है मेरे भाई। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया था। आगे बढ़ता है, नंबर 5 पे आता है। नंबर 5 पे आता है, कॉम्प्रिहेंशन है। देखते हैं, बढ़िया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री के बारे में कुछ चीजें हैं। रोमांटिक पोएट्री एक्चुअली है क्या? इज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी के लेट में ये इमर्ज हुआ था, उत्पन्न हुआ था, एंड कंटिन्यूड थ्रू द मिड 19th सेंचुरी। इट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय एन एम्फेसिस ऑन इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। ये चीज कह रहा है कि ये है क्या एक्चुअली। तो ये किसके द्वारा? अगर जैसे हमने देखा यहाँ पे बाई लगा हुआ है, मतलब बाई लगने का मतलब ये होता है कि मतलब मुझे यहाँ पैसिव सेंटेंस को ढूंढना पड़ेगा, और पैसिव स्ट्रक्चर के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे चाहिए होगा। ठीक है। तो थर्ड फॉर्म अगर तुम देखोगे तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही आपको दिखेगा। यहाँ पे वर्ब का 5वां फॉर्मेशन, ये सिंपल अलग चीज है। यही सिर्फ क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैरेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन इमोशन। किस तरीके से इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं? तो आप देखेंगे एक इम्फेसिस करते हैं, मतलब जोर देते हैं इमोशन पे, इमेजिनेशन पे और इंडिविजुअलिज्म पे। वो चीज क्या है? वो रोमांटिक पोएट्री के बारे में कह रहा है। ठीक है। तो पहला सवाल इसमें का मुझे आसान लगा, क्योंकि बाई देने का मतलब हो गया कि आपको एक बड़ा ही अच्छा हिंट दे दिया कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि रोमांटिक पोएट्स sought टू एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थॉट्स। जो रोमांटिक पोएट्स होते थे, जो कवि होते थे, उसने क्या किया? अपने इनर मोस्ट जो अपने भीतर का जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस करने की शुरुआत कर उन्होंने, एंड फीलिंग्स थ्रू देयर पोएट्री, अपने पोएट्री के माध्यम से उसको फीलिंग्स को व्यक्त किया। ऑफन एक्सप्लोरिंग फिल इन द ब्लैंक्स सच एज लव, ब्यूटी एंड मोर्टालिटी। ठीक, ऑफन एक्सप्लोर करते हैं किस चीज को? अब यहाँ पे बात हो रही है एक्सप्लोरेशन की, कि कोई अगर कभी अपने पोएट्री में क्या क्या बता रहा है, क्या क्या कह रहा है, तो उसमें हम चिंता की बात तो नहीं करेंगे, कोई कंसर्न की बात तो नहीं है कि हाँ भाई पोएट्री अगर लव की बात करेगा, ब्यूटी की बात करेगा, मोर्टालिटी की बात करेगा, तो वो एक चिंता के विषय, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये कोई समस्या की बात है, और ना ही ये कोई आर्गुमेंट है। तो 3 को अगर ऐसे ही अगर एलिमिनेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक तुमको मिलेगा कि यहाँ पे थीम्स ही ऑप्शन होगा।
ठीक है, मुझे पहले से मालूम था कि थीम सी होगा, लेकिन हम समझाने के लिए हम एलिमिनेट करते हैं, ताकि अगर कुछ चीज़ें समझ में ना भी आए ना आपको, तो एलिमिनेशन से कुछ चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। ठीक है, अगर मान लो 2 एलिमिनेट भी हो जाता, तो 2 में से 1 को चुनना आसान हो जाता है। ठीक है मेरे भाई? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑफन एक्सप्लोरिंग थीम्स, उस तरह के थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं जैसे कि लव हो गया, ब्यूटी हो गया, मोर्टालिटी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द defining features of romantic poetry is its use of language and imagery to evoke powerful emotions in the reader. ये इसका सबसे बेस्ट फीचर ये होता है रोमांटिक पोएट्री का, कि इसका जो यूज होता है लैंग्वेज का, जिस तरीके से कल्पनाओं की दुनिया में बह जाते हैं, वो क्या करता है, इवोक करता है। इवोक का मतलब भड़का देना, इवोक करता है पावरफुल इमोशन। जो लोग पढ़ रहे हैं ना, रीडर के दिमाग में एक पावरफुल इमोशन को जगा देता है, भड़का देता है। इस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। समझ गए बात? मेनी रोमांटिक पोइट्स सच एज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर, आपने इसका नाम भी सुना होगा इन दोनों का। ठीक है, ये करते क्या है, दैट पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। ये दोनों का ये मानना है। इन दोनों ने क्या बिलीव किया? अब ऑप्शन इतने गंदे हैं, विल बिलीव तो होगा ही नहीं, फ्यूचर की बात क्यों किया? इन्होंने ऑलरेडी कितने सारे पोएम बना चुके हैं, तो ये पास्ट की बात होगी ना भाई। जब पास्ट की बात होगी तो इसको तुम काट के हटाओ, इसको तुम काट के हटाओ। ये बिलीव्ड सिर्फ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे तो कर सकते थे, ये कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। बड़ा ही गंदा ऑप्शन है कि बिना पढ़े भी तुम इसको टिक लगा सकते हो। ठीक है, बिलीव दैट, उन्होंने विश्वास किया कि पोएट्री को लिखा जाना चाहिए किस में, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों के भाषा में लिखे जाने चाहिए, रेदर देन इन लॉफ्टी फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। ऐसा नहीं कि बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया, लोगों को समझ में नहीं आए, एकदम कॉमन भाषा में लिखो ताकि लोगों को समझ में आए। दे ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर एंड द नेचुरल वर्ल्ड इनटू देयर पोएट्री। ठीक है, उस पोएट्री में नेचर की चीजों को उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, यूजिंग इट एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि नेचर की चीजों को भी मिला करके रोमांटिक चीजों को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करी जाती है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे कि मिल रही है कि एक इंस्पिरेशन बनता है उन लोगों के लिए। ठीक है, नेचर की चीजें। फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नहीं बल्कि एस्पेक्ट है, याद रखना ये सिंगुलर है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिक पोएट्री इज इट्स फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। वो ये कह रहा है कि इसका एक और फीचर है। अभी हमने क्या बात किया कि इसके बहुत सारे फीचर्स थे, उसमें वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ये था कि ये क्या करता है, लोगों के जो रीडर हैं उसके पावरफुल इमोशन को भड़का देता है। एक ये बात कर दिया, जब एक की बात हो रखी है दूसरे की बात करेगा, मतलब एनदर एनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है मेरे भाई पहलू। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि एस्पेक्ट की जगह मान लो यहाँ पे एस्पेक्ट्स होता, तब क्या होता? तब यहाँ पे एनदर यूज ना करके हम यूज करते अदर। अदर के संग हमेशा वर्ब क्या आता है, प्लुरल आता है। और एनदर के संग क्या आता है, हमेशा वर्ब, सॉरी वर्ब कह रहा हूँ, ये नाउन है ना मेरे भाई, ये नाउन है एस्पेक्ट। तो एनदर का संग क्या आ जाएगा मेरे भाई, तब बोलेंगे सिंगुलर नाउन आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही एनदर प्लस सिंगुलर नाउन, और अदर होता तो प्लुरल आता। तो यहाँ पे एडिशनल की बात नहीं कर रहा है, दूसरा की बात कर रहा है। ये फार्दर अलग होता है, याद रखिएगा, एक फार्दर होता है और एक आपका फर्दर होता है, दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक है, फर्दर होता है। तो ये जो फार्दर है ये डिस्टेंस को दिखाता है, कितना दूरी पे कोई चीज खड़ा है, मतलब फार्दर। और फर्दर का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई हमें चीज की जानकारी लेनी है किसी से, तो हम उसके अलावा और जानकारी हम चाहते हैं किसी से, हम क्या बोलेंगे, गिव मी फर्दर नॉलेज अबाउट इट, गिव मी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, मतलब मुझे इसके अलावा और हमको नॉलेज चाहिए, तो हम यूज करेंगे फर्दर का। और जो फार्दर है ये डिस्टेंस को दिखाता है, ये दूरी को दिखाता है, फार्दर दैन नहीं बोलते उसको। ठीक है, मोस्टली तो आएगा ही नहीं, तो बड़ा अच्छा एनदर यूज करेंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो जरा। रोमांटिक जो पोएट्स होते हैं ना, कवि, उन्होंने बिलीव किया कि each person's experience of the world was unique and valuable and sought to capture this individuality in their writing. This led to a greater emphasis on personal expression and
इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इन पोएट्री, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन जांच पड़ताल जब खुद ही से आप करते हैं, बातचीत करना मन के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, खुद से बातें करना। इन पोएट्री फिल इन द ब्लैंक्स, अ रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, ठीक है। ये बात क्या कर रहा है, देखो जरा, यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि दिस लेड टू ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पर्सनल एक्सप्रेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन ऑफ इन पोएट्री। ये लेड करता है, ग्रेटर एम्फेसिस मतलब जोर डालता है किस पे, हमारे पर्सनल एक्सप्रेशन पे, इंट्रोस्पेक्शन पे, इन पोएट्री में। इसके अलावा और क्या करता है, तो ये रिजेक्शन देता है ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स को एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, वेयर एज लगाएंगे या फिर एज वेल एज लगाएंगे। बट कैसे बोलते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। देयर फॉर तब लगाते हैं जब मुझे किसी चीज का रिजल्ट निकालना होता है, मतलब इसलिए, दैट इज कॉल्ड देयर फॉर, सो, है ना। ये चीजें तब आती है जब मुझे कोई रिजल्ट निकालनी होती है, मुझे यहाँ पे रिजल्ट की बात नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एज वेल एज लगाएंगे या फिर वेयर एज लगाएंगे। कंफ्यूज हो सकते हैं आप। वेयर एज रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है जबकि, इसका मतलब होता है साथ साथ, मतलब इन सब के साथ ये रिजेक्शन क्या करता है, ऑफ द ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स का एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट। मतलब यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्या हो जाएगा, एज वेल एज। ये आप जब 4-5 आप कर लेंगे ना प्रैक्टिस इस तरीके से, तब आपको दिखेगा फटाफट कि अच्छा यहाँ पे एज वेल एज ही सूट करेगा। समझ के बाद तो ये ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। लास्ट ईयर आर्ट क्रिटिक्स प्रेज्ड अनिमेष एज इफ ही वर अ मास्टर, बट ही टर्न टू बी बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। थोड़ी वक्त की खुशी, 4 दिन की चांदनी, क्या बोलते हैं उसको, अ 9 डेज वंडर। पढ़ा होगा आपने, बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान। अ 9 डेज वंडर बोलते हैं ना उसको, 4 दिन की चांदनी, मतलब थोड़े वक्त की खुशी। यहाँ पे एक वर्ड आया देखो, एज इफ। एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो या जैसा कि, मानो या जैसा कि। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको, मानो या जैसा कि। और इसका संज्ञा आता है हमेशा सिंपल पास्ट आता है, एज इफ ही वर अ मास्टर। जैसे आपने वो सेंटेंस देखा हो ना, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड, है ना, मैं ऐसा कुछ कर देता। मतलब अगर यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर वाला जो सेंटेंस होता है, इफ आई वेयर जो आता है, तो फिर बाद में क्या आता है, वुड आता है। वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पढ़ा ही होगा आपने। ठीक वैसे ही एज इफ जो आता है, ये भी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यहाँ से यहाँ तक सिंपल पास्ट को फॉलो करता है, ठीक है। मानो या जैसा कि, समझ के बाद यहाँ पे देखो अगला जो एक इडियम है, ए डिश फॉर द, सॉरी, ए डिश फिट फॉर गॉड्स। एक ऐसा खाना जो भगवान को भी पसंद आए, फिट हो जाए। बड़ा आसान है, एक ऐसा खाना जो भगवान को पसंद आए, मतलब क्या बोलेंगे, अ मील ऑफ हाई क्वालिटी। ये बड़ा ही आसान फ्रेज है, अ मील ऑफ हाई क्वालिटी। ये बड़ा ही अच्छा क्वालिटी का कोई खाना है, दैट इज कॉल्ड अ डिश फॉर फिट फॉर गॉड्स, ऐसे बोलते हैं। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ये हाउस ऑफ कार्ड्स अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे, शायद आप जल्दी याद कर ले इसको। इसका मतलब होता है ताश का घर, नहीं बोलते हैं पत्तों का घर। मतलब एक ऐसा संगठन, एक ऐसी सिचुएशन जो आसानी से जल्दी से टूट जाए, नष्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ताश का पत्ता की तरह बिखर गए, नहीं बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए हाउस ऑफ कार्ड्स। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। एक और इडियम में देख लो जरा, अ बुल इन अ चाइना शॉप। ये उसको बोलते हैं जैसे कोई चीज बड़ा ही बेढंगा होता है ना, क्लमजी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, क्लमजी यानी कि बेढंगा बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड अ बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है, बेढंगा, याद रखिएगा। अगला सेंटेंस क्या है, ए प्रोफेसर, द प्रोफेसर डिड एन ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन। आपसे कह रहा है कौन सा इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि न्यूट्रल है आप। ये ऑब्जेक्टिव तब हम, मैंने पढ़ा था जब, आपने देखा होगा अगर आप पैसेज पढ़ते हैं ना, पैसेज, तो पैसेज के अंदर मान लो एक बड़ा सा पैसेज है, तब से 5 सवाल पूछते हैं इनसे उठा करके। उसमें से बीच में पूछते हैं टाइटल क्या है, ठीक है, टोन क्या है, वगैरह वगैरह। तो टोन वाले में ना मैंने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव एक टोन होता है। तो ऑब्जेक्टिव टोन जो होता है वो ये कहता है मेरे भाई कि आप अगर न्यूट्रल हैं, अपना विचार नहीं रख रहे हैं, आप न्यूट्रल हैं, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द प्रोफेसर डिड एन ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन, मतलब आप न्यूट्रल हैं, बिल्कुल आप किसी के पक्ष में नहीं है, ना आप किसी के विरुद्ध है, तो इसको आप न्यूट्रल हैं, बिल्कुल ठीक आदमी है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, अनफेयर तो बोलेंगे नहीं, अनफेयर उसको बोलेंगे जो खराब काम करे। ये जो होता है ये तो यहाँ पे आएगा नहीं। प्रेजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह, कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं। अनजस्ट बोलते हैं अन्याय को, ये अन्याय नहीं कर रहा, ये तो ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब होता है कि किसी की तरफ झुकाव नहीं है इसका। बायस्ड बोलते हैं अगर किसी इंसान को कोई फेवर करता है उसको बोलते हैं वो बायस्ड है। अनबायस्ड बोलते हैं जो बिल्कुल फेवर ना करे वो, हाँ अनबायस्ड है।
न्यूट्रल चीज़ है, आप इसको बोल सकते हैं कि वो है अनबायस्ड। तो ये एक बढ़िया सवाल है समझने के लिए। आप अगर चाहें तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं अपने नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। ब्रेड एंड बटर, ये तो वही चीज़ होती है भाई कि उपजीविका चलाने के लिए क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर, मतलब उपजीविका, एन एक्टिविटी जिससे कि आप पैसे कमाएं ताकि बेसिक नीड्स पूरी हो सके। आसान सवाल था। एंटोनिम क्या होगा? बट हमारे पास है कॉमिकल, का मतलब होता है हास्यास्पद, हंसने वाली चीजें, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमिकल। स्कॉफ, स्कॉफ एट लगाते हैं हमेशा, याद रखिएगा इसको। मॉक एट लगाते हैं हमेशा, याद रखिएगा। मतलब हंसने वाली चीजें वो बोलते हैं कॉमिकल, हास्यास्पद। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे जो रेमेडियल है, कोई चीज मान लीजिए दुख हुआ आपको, वो अगर ठीक हो जाए तो क्या बोलेंगे? वो रेमेडियल है, उपचार से संबंधित। रिवेलियस बोलते हैं मेरे भाई विद्रोही को, जो विद्रोह करे, दैट इज कॉल्ड रिवेलियन, रिवेलियस। ट्रेजिक बोलते हैं, ट्रेजिक उसको बोलते हैं जो भयंकर के वर्ड में इस्तेमाल भी करते हैं, या फिर कभी कभी इसको दुखद वाली चीजों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्रेजिक नहीं बोलते पर व्हाट अ ट्रेजिक मोमेंट, कितना दुखद क्षण है। ये जो फार्सिकल होता है, ये इसका सिनोनिम्स है। फार्सिकल इज ऑल अबाउट हास्यास्पद। समझ के बाद तुम क्या बोलेंगे? इसका अपोजिट क्या होगा? एक तरफ तुम हंस रहे हो, खुश हो, एक तरफ क्या हो, दुखद हो, तो मतलब ट्रेजिक। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। एंटोनिम पूछ रहा है आपसे कि एंटोनिम क्या होगा मेरे भाई? इग्नोर आपका मतलब नकार देना। ऋतिका रिकॉग्नाइज्ड कविता इन द गैदरिंग, ये आपका ऑप्शन दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि इस सेंटेंस को पढ़िए और किस सेंटेंसेस में एंटोनिम मिला है आपका इग्नोर का। तो देख लेते हैं। नकारना का उल्टा क्या करेंगे? हम किसी को नकारेंगे मतलब रिफ्यूज करेंगे, तो एक तरफ क्या करेंगे? हम किसी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आया है, सॉरी, यहाँ पे जो वर्ड आया है अवॉइड, मतलब दूर करना, ये भी इसका सिनोनिम की तरह दिख रहा है आपको, देख रहे हैं? एंटोनिम नहीं है। दूर करना, नकारना आप सूट कर रहा है। टू कीप अ टाइडी किचन, डू नॉट नेग्लेक्ट, ये जो वर्ड आया फिर भी यहाँ पे क्या आ गया? नेग्लेक्ट का मतलब भी नकारना ही होता है। तो यहाँ भी एंटोनिम देखने को हमको नहीं मिला। ही डिड नॉट सक्सीड इन गेनिंग कस्टडी ऑफ हिज डॉटर, यहाँ पे गेन प्राप्त करना है, कस्टडी तो यहाँ पे जेल वगैरह को बोल सकते हैं, कस्टडी में रखना। सक्सीड सफल होना, यहाँ पे ना ही कोई एंटोनिम दिखा, ना ही कोई सिनोनिम दिखा मेरे को। अगला सेंटेंस कहता है कि रितिका रिकॉग्नाइज्ड कविता इन द गैदरिंग, जो भीड़ भाड़ गैदरिंग जब हुए थे किसी काम के लिए, कविता उसको पहचान लेती है। एक तरफ तुम किसी को नकार देते हो कि अरे हम नहीं जानते कौन है, एक तरफ तुम किसी को पहचान रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका अपोजिट हमेशा रिकॉग्नाइज ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार जो एप्रोप्रिएट सेंटेंस जिसमें आपको एंटोनिम दिख रहा है वो यही वर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड, ऑप्शन नंबर 4। तो एक बढ़िया सवाल है। आगे बढ़े। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? वर्ड हमारे पास आपको दे रखा है। इफ, सॉरी, इट इज हिज प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। अगर किसी को विशेष अधिकार मिलता है उसी को बोलते हैं प्रिविलेज। जैसे हमारे देश के जो मंत्री लोग हैं ना, सांसद लोग हैं, उनके पास बहुत सारे विशेष अधिकार है। मैं यहाँ पे रहता हूँ कृषि भवन में, मेरी जो पोस्टिंग है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ हमारे ऑफिस के अंदर 4 मंत्रियों की ऑफिसेज हैं, ठीक है। जैसे हमारे चिराग पासवान है, खाद्य मंत्रालय हमारे कृषि भवन के अंदर ही है। 2-3 और मंत्री लोग हैं जो मतलब जिनकी ऑफिसेज हमारे ऑफिस में है, ठीक है। तो कृषि भवन छोटी बात नहीं है, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो तो एक बड़ा रिस्पेक्टेड रिपुटेबल चीज़ें लगती है आपको, ठीक है। मैंने 2-3 मंत्री लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाया था, जब कभी-कभी मीटिंग्स वगैरह होती है। जैसे इसके पहले मैं क्या बोलते हैं, गिरिराज सिंह के साथ मैंने फोटो खिंचवा लिया था, शिवराज सिंह चौहान से मैंने मिल चुका हूँ, ठीक है। चिराग पासवान को मैंने देखा है, बट इतना उनके पास भीड़ थी ना कि मैं अंदर जा नहीं पाया वहाँ पे। तो सब दिखती है, ठीक है, क्योंकि आप उसी ऑफिस में, उसी रास्ते से होकर के आप अपने वाले फ्लैट में जा रहे हो जहाँ पे आपके ऑफिसेज बने पड़े हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा विशेष अधिकार मिला होता है। आप आगे पीछे देखो, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं, या फिर जेड प्लस सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप देखोगे उनको तो देख के लग जाएगा, अच्छा, आपको दूर से दिख जाएगा, पता लग जाएगा आपको। अगर आप नहीं भी जानते ना, किसी को पहचानते भी नहीं है कि उसका चेहरा कैसा दिखता है, तो उनकी जो प्रिविलेज है, जो जिस तरीके से उनको रखा जाता है, आप उनको देख करके बोल दोगे कि अच्छा यही मंत्री जी है ठीक है। तो ये क्या होता है प्रिविलेज। एक वर्ड के चक्कर में मुझे इतना बोलना पड़ा, ठीक है। कभी कभी अपनी तारीफें भी करनी चाहिए कभी कभी ठीक है। ये देखो, PRIVILEGE, ये मेरी तारीफ नहीं थी मेरे भाई, ये मेरी सौभाग्य है कि मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसी के लिए मेहनत कर रहे हो कि आप एक अच्छी जगह जॉब कर पाए। सब कुछ पैसे नहीं होते, आप 10-20 हज़ार कम भी कमाए, लेकिन अगर आपकी जो पोस्टिंग है ना वो अच्छी जगह पे होती है, तो फिर वो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी थी। आप देखो, 5 दिन मेरा काम होता है इन अ वीक, 5 डेज इन अ वीक होता है, ठीक है। आप अगर जोड़ोगे ना कि कितनी छुट्टियाँ मिलती है, तो अब छुट्टी जोड़ोगे तो मुझे लगता है कि पूरे साल में मुझे सिर्फ
6 महीने काम करने पड़ते हैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि 200 दिन ऑलमोस्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 दिन तो ऐसे हो गए वीक में, बाकी इसके अलावा बहुत सारे छुट्टियां मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम क्या होगा बड़ा हमारे पास? श्रिल। इसका मतलब क्या होता है? एक वर्ड है श्रिल, इसका मतलब होता है कोई चीज जैसे कोलाहल वाली बात है, जो शोरगुल होती है ना, उसको बोलते हैं श्रिल। हर वॉइस सॉफ्ट एंड श्रिल फ्लोड एफर्टलेसली थ्रू द रूम। श्रिल का मतलब जो होता है उसको बोलते हैं कोलाहल, जो चिल्लाने वाली आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं कोलाहलपूर्ण, शोरगुल भरा, दैट इज कॉल्ड श्रिल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बड़ा ही आसान हो, जो बड़ा ही मधुर हो, यानी कि मेलो। मेलो को बोलते हैं मधुर, ठीक है। जो पियर्सिंग का मतलब होता है छेदने वाली, पेनिट्रेटिंग, इसको बोल सकते हो आप। तो ये वर्ड तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। नस्ल मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जो संबंधित हो तुम्हारे नाक से, टू नोज। ये जो क्रॉकी होता है, क्रॉकी मतलब आई थिंक टूटने वाला ये वर्ड होता है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, तब एक बार चेक कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या बोलता है, ठीक है, कि although I have a lot of work to do, I am determined to finish it all by the end of the day। हालांकि मेरे पास बहुत सारा काम है आज के लिए, लेकिन फिर भी मैं डिटरमाइन हूँ कि मैं इस सारे काम को आज दिन के आखिरी तक खत्म कर दूंगा, सो दैट आई कैन एंजॉय माई वीकेंड, ताकि मैं एंजॉय कर पाऊँ अपने वीकेंड को। नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट्स, नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट्स। यहाँ पे इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है, एक होता है इमिनेंट ये वाला, EMINENT, और एक होता है ये वाला इमिनेंट, दोनों बड़ा फर्क है। और ये स्पेलिंग करेक्शन में ना बहुत बार पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है प्रसिद्ध होना, फेमस होना, दैट इज कॉल्ड एमिनेंट। और ये जो एमिनेंट है इसको बोलते हैं निकटवर्ती, निकट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नजदीकी, ठीक है। मतलब कि वीकेंड में एंजॉय कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी निकट ऐसा कोई ड्यू डेट रहेगा नहीं। जब मैं सारे काम को निपटा दूंगा तो मेरे पास कोई भी नजदीक कोई काम करने के लिए ड्यू डेट रहेगा ही नहीं। मतलब विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइन, मेरे पास कोई डेडलाइन बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं सारा काम तो खत्म कर चुका हूँ। तो क्या बोलेंगे? नॉट विद एनी प्रेशर ऑफ ड्यू डेट। प्रेशर क्यों आएगा जब ड्यू डेट है ही नहीं? तो काट के हटाओ, प्रेशर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। नॉट लिविंग एनी वर्क इनकम्प्लीट, ठीक है, ये नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? हम एंजॉय कर पाएंगे अपने वीकेंड को विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइंस, बिना किसी डेडलाइन के मैं अपने एंजॉय कर पाऊंगा अपने वीकेंड को। आसान सवाल था ये, लेकिन अगर आपको मतलब नहीं पता इन दोनों का, या फिर आप मतलब नहीं निकाल पाते पूरे सेंटेंस का, तो दिक्कतें आएंगी आपको, ठीक है। क्लोज एंड बिग करना क्या है आपको? आपसे कह रहा है कि प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल। ओहो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप खुद देखो, ग्रामेटिकल एरर आपको दिख रहा होगा। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ये क्या है? मोर देन वन है, मतलब हमको चाहिए प्लूरल। इज तो होगा नहीं, काट के हटाओ। यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, काट के हटाओ। अब यहाँ पे आर आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आर आपको दिख रहा है, तो आप सोचेंगे आज एक होगा कि चार होगा। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आर क्वाइट क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आर टू क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल। अब यहाँ जो वर्ड है ना, टू, प्रीपोजिशन, एक स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा कि टू प्लस, मान लीजिए कुछ आया, उसके बाद हमेशा टू आता है, ठीक है। इट इज टू स्वीट टू टेस्ट, ऐसा कुछ कह लो, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड कुछ और आ सकता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर ही होता है कि टू के बाद हमेशा क्या आता है? ये वाला टू आता ही आता है। अगर मैं सो यूज करूंगा तो दैट आएगा, अगर मैं सच यूज करूंगा तो दैट आएगा। अगर ये सब नहीं चाहिए तो सिंपल आप वेरी यूज कर सकते हो। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, ग्रामेटिकल एरर्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे अगर टू दे रखा है तो मुझे टू यूज करना ही पड़ेगा, टी डबल ओ, ठीक है। आर टू क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल। ये बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं। ये सवाल क्या बोलता है? इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल हैव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। रिजल्ट हमेशा क्या होता है? डिजायर्ड होता है, डिजायर्ड होता है हमेशा, ठीक है, ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं बोलते, उसको डिजायर्ड बोलते हैं। अगर आप मेहनत हार्ड करते हो तो क्या मिलेगा आपको? डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा आपको। आसान था। आगे बढ़ते हैं। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा देना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? लॉयल्टी, ठीक है। पेडलर्स खतरनाक को बोलते हैं इनफाइडिलिटी, का मतलब होता है अविश्वसनीयता। इनक्रेडिबिलिटी को बोलते हैं इनफाइडिलिटी, ठीक है। अगर आसान था।
एक वर्ड यहाँ पे था नास्टी, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खराब कोई चीज़ें होती है उसको बोलते हैं नास्टी। ठीक है। पेरिलस खतरनाक, इसका मतलब अविश्वसनीयता। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम और हमारे पास है स्केप्टिक, इसका मतलब क्या होता है? स्केप्टिक का मतलब ये होता है, जैसे आप किसी पे संशय करते हो ना, संदेहवादी होना, इट इज कॉल्ड स्केप्टिक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप संदेह नहीं कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, मतलब बिलीवर। इसका अपोजिट हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जो वर्ड आया था इनफाइडिलिटी, ये वही वर्ड है कि नहीं? इनफाइडल, बिल्कुल विश्वासघात आप सोच सकते हो इसके मन में, है ना। केयरफुल, जो केयरफुल है, एथिस्ट नास्तिक को बोलते हैं। यहाँ पे देखो वर्ड जो है, द ब्राइड हैड अ बिग विला इन कंपैरिजन टू द ब्राइड ग्रूम्स फिल इन द ब्लैंक्स हाउस। यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो कंपैरिजन करेंगे तो एक छोटा या बड़ा होगा, है ना। एक एक सुंदर, एक खराब होगा। तो हमेशा ब्राइड के पास बोल रहा है कि एक बड़ा ही विला है इन कंपैरिजन टू। जब जैसे ही कंपैरिजन किया हमने तो क्या मिलेगा? इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। एक तरफ तुम बड़े की बात करोगे, अगले तरफ क्या हो जाएगा? स्मॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा। डिफरेंट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। लार्ज तो है ही है, तो लार्ज फिर से कहाँ से हो जाएगा? डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन वुड कम द नेक्स्ट लेटर। ठीक है। ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन वुड कम। ओहो, याद रखिएगा यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क होता, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझना चाहते हैं तो। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता मेरे भाई, तो ये इस व्हेन के बाद ना स्टार्ट करते इन्वर्जन से। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, तो इस व्हेन के बाद वुड नहीं आएगा। इसके बाद एक कंप्लीट असर्टिव सेंटेंस आने वाला है। समझ गए बात? अगर यहाँ पे ये जो हमारा WH वर्ड आया है बीच में, इसके वजह से अगर यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो यहाँ पे इन्वर्जन जैसे दिया हुआ है शुरू कर सकते थे इन्वर्जन से, लेकिन जैसे ये फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो हमको यहाँ पे व्हेन के बाद एक असर्टिव सेंटेंस चाहिए होगा। तो वुड अगर पहले आया तो काट के हटाओ। यहाँ पे भी वुड है, मतलब रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, तो इसको काट के हटाओ। दो ऑप्शन खत्म हो गए। व्हेन कम तो होता ही नहीं है, काट के हटाओ। व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान था बट इंपॉर्टेंट था, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 24 पे आते हैं। राजू इज सच अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑलवेज प्राइंग इनटू अदर पीपल्स बिजनेस। दूसरों के काम में टांग अड़ाने वालों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? उसको बोलते हैं नासूर। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं नोजी। ठीक है भाई। और ये जो पढ़ाई वर्ड है ना, पढ़ाई, इसका मतलब क्या होता है? पढ़ाई को बोलते हैं जैसे कौतूहल करना, किसी के बीच में टांग अड़ाना, दैट इज कॉल्ड पढ़ाई, कौतूहल। ठीक है भाई। पड़की, चिकी, स्टिंगी। स्टिंगी मुझे याद आ रहा है, स्टिंगी का मतलब बोल सकते हैं कंजूस को बोलते हैं ना स्टिंगी। माइजर, माइजरी अलग होता है। एक होता है माइजर, कंजूस, लेकिन जो माइजरी होता है ना, इसको बोलते हैं दुख। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। चिकी, चिकी का मतलब क्या होता है? जो बड़ा ही ढीठ इंसान होता है ना, ढीठ, गुस्सैल, ऐसे बोल सकते हो। गुस्ताखी, गुस्ताख इज मोर अप्रोप्रिएट। और ये जो पड़की होता है ना, पड़की, ये चतुर लोगों को इस्तेमाल करता है, आई थिंक। जो अच्छे लोग हैं ना, चतुर लोग, दैट इज कॉल्ड पड़की। ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? एक्सेलेंस है। मेंटेन, मेंटेन थोड़ी होता है, मेंटेन, MAINTEN, मेंटेन। एक्वेरियम जहाँ मछलियाँ रहती है पानी में, एक्यूरेट वगैरह, सटीक। तो शिफ्ट बढ़िया था आपका। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, अगर आपको अच्छा लगा तो। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ सर आप ये इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ बताना चाहते हैं, या फिर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।